Morning, sir. Okay. Good morning, sir. So what were you discussing last time? So किसी को basic याद है? definitions on microprocessors. ओके. और हमने कहाँ पे लेक्चर छोड़ा था? So सर असेंबली लेवल लैंग्वेज में सर कहाँ पर? असेंबली लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज. उसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग? किसी को याद है? चलिए बहुत दिन हो गए हैं ना. चलिए देख लेते हैं जरा सा. तो sir, बेसिकली sir, one यस. more thing, sir. आप Google Classroom पे इसका मतलब आप ये शेयर कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आई विल शेयर दैट आफ्टर द फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड. है ना? Okay, sir. Okay, sir. आई विल शेयर दिस स्लाइड्स ऑन दिस स्लाइड्स. डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. सो लेकिन हाँ प्लीज थोड़ा थोड़ा नोट डाउन भी करते रहिए. हैबिट बनी रहती है नहीं लिखने की. सर 8085 मशीन लैंग्वेज सर अच्छा, मैंने लास्ट स्क्रीनशॉट लिया है. स्क्रीनशॉट लिया है मतलब 80 बेटर. हाँ 8085 वही ना. 8085 मशीन ठीक है. लैंग्वेज का इट्स बेटर कि आप लिखते रहें चीज़ें. कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बोल देते हैं ऐसे ही, और बहुत सारी चीज़ें स्लाइड्स में भी नहीं होती हैं. रीज़न बीइंग एक और एडवांटेज ये होता है लिखने का कि आप प्रैक्टिस में रहते हो. फिर सडनली क्या होता है कि आप एग्जाम्स में आते हो, हैबिट तो नहीं रही, पूरे साल आपने कुछ लिखा तो है नहीं, तो क्या होगा आपको 1 घंटे का पेपर लगेगा कि यार 2 घंटे में भी खत्म नहीं हो रहा है मेरा पेपर. तो इट हैपेंस बिकॉज प्रैक्टिस छूट जाती है चीज़ों को लिखने की. तो इट्स बेटर है आप थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहिए, तो आपकी एक हैबिट बनी रहेगी. एनीवे, दैट इज अप टू यू. लेट्स स्टार्ट अगेन. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. असेंबली बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. सो बेसिकली है ना, इसमें हमने देखा था कि हमारी जो असेंबली लैंग्वेजेस जो होती हैं बेसिकली ये हमारी डिपेंड करती है माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर. 8085 में डिफरेंट होगी, मोटरोला के अंदर डिफरेंट होगी, 8086 में डिफरेंट होगी. अगेन जो आप चीज़ लिख रहे हो वो चीज़ एग्जैक्टली मशीन आइडेंटिफाई नहीं कर सकती. उसके लिए हमारे पास असेंबलर्स होते हैं. यानी आप जो इंस्ट्रक्शन लिखी वो एग्जैक्ट एज इट इज आपकी माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ सकता. उसको क्या करेगा, वो डिकोड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, एंड दैट विद द हेल्प ऑफ द असेंबलर्स जो होते हैं बेसिकली. तो असेंबली, अगर हम प्रोग्राम को असेंबल करते हैं, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग थिंग. फर्स्ट इज हैंडी असेंबली ना, कि आपको खुद से ही आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करो यूजिंग द लुकअप टेबल, और यू कैन यूज द सम असेंबलर. असेंबलर से आप लीजिए, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज को, मतलब सॉरी मशीन लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल कोड के अंदर, एंड देन उसको बर्न आउट कर देगा. सो दीज आर टू वेज. इधर आप खुद कर लीजिए या फिर एक असेंबलर ऐसा चुन लीजिए जो आपका काम आसान कर दे. बिकॉज इंस्ट्रक्शंस तो जो आप यूज कर रहे हो वो एज इट इज उसके इंस्ट्रक्शन सेट में होंगी होंगी, है ना. कुछ नया यूज करोगे तो वो एरर शो कर देगा. सो दिस इज हाउ दिस असेंबलिंग, अगर आप प्रोग्राम असेंबल कर रहे हो तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स कम अगेन बेसिक से हम थोड़ा आगे चलते हैं. 8085 माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, देन वी विल कम टू द पिन डायग्राम. सो बेसिकली इट इज अ 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर. अभी हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं. 8 बिट का मतलब क्या होता है? जस्ट अ मिनट. लेट मी आस्क शाहिद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 8 बिट? हम काफी दिनों से ये चीज पढ़ रहे हैं, मतलब 2 लेक्चर से. शाहिद, आर यू देयर? यस सर. यस. ये 8 बिट का मतलब क्या होता है? सबसे फर्स्ट लाइन लिखी है, इट इज एन 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर. सर इसमें हम एक बार में 8 बिट इंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें पास हो सकती है सर. 8 बिट की इंस्ट्रक्शन पास हो सकती है. यस ओके. सर. एनीवन एल्स? गलत हो शाहिद. एहतशाम, एहतशाम अशरफ, जी बताइए. 8, सही कह रहे हो. 8 आके तो बोलिए. 8 बिट्स, बिल्कुल ठीक. 8 बिट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली पास हो सकता है. दैट इज व्हाट दिस 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर मींस. इट हैज सर्टेन मेमोरी आल्सो कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग अप टू 64K ऑफ 64 किलो बिट्स ऑफ मेमोरी, है ना. 64K की मेमोरी वो ले सकता है, स्टोर कर सकता है आपकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, जो भी चीज़ आपको अगर स्टोर करानी है. इट हैज 40 पिंस, जो आपकी बेसिकली एक आईसी होती है. आईसी देखी है किसी ने? यस यस सर Yes, sir. देखिए, चलिए ठीक है. चलिए वो लैब में पूछते हैं. सो इट हैज 40 पिंस ऑफ आईसी. इट रिक्वायर्स +5 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई, है ना. बिकॉज कोई भी आईसी है उसको रन करने के लिए, कोई भी सर्किट रन करने के लिए कुछ ना कुछ पावर सप्लाई चाहिए होगी. तो इट कैन ऑपरेट ऑन द 5 +5 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई, कैन ऑपरेट विथ 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक. ये 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? ये फ्रीक्वेंसी है, कुछ और है कंपोनेंट? 3 मेगाहर्ट्ज. लेट मी आस्क अमनदीप.
अमनदीप, रोल नंबर 72 अमनदीप, अमनदीप रोल नंबर 72। यस सर। कहाँ चले गए थे अमनदीप, यस कहाँ चले गए थे? सर, ये यहीं थे यार, इतना टाइम मत लगाया करो, इतनी देर में तो हम, है ना, अगर आप थर्ड ईयर में होते तो आपकी एब्सेंट मार्क कर चुके होते। एनीवे चलिए बताइए, नहीं यार, अगर थर्ड सेमेस्टर में होते, सॉरी, है ना, अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो है ना, आपको थोड़ा एक्सक्यूज दे सकते हैं हम। चलिए बताइए, ये 3 मेगाहर्ट्ज का क्या होती है? 3 मेगाहर्ट्ज ये किसकी यूनिट, क्या चीज़ है ये 3 मेगाहर्ट्ज? जी अमनदीप। सर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल ठीक है ना, जो हर्ट्स होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल ठीक बोला। तो ये लिखा है, एक लाइन लिखी है, कैन ऑपरेट विथ 3 मेगाहर्ट्ज ऑफ क्लॉक। आइडिया है कुछ? नहीं है तो बता दीजिए, नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता है कुछ क्या होता है ये? नहीं सर, नहीं पता सर, नहीं नहीं पता, आइडिया। कोई बात नहीं। आदित्य, आदित्य यस सर। प्रकाश, यस सर। कुछ मतलब सुना है कभी ऐसा कुछ? सर क्लॉक का सुना तो है, डिजिटल में अच्छा, ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं, बट किसके लिए यहाँ यूज करते हैं? सर वो क्लॉक सिग्नल देता है ना किस चीज़ के लिए? इसमें सर पॉजिटिव ट्रिगरिंग और नेगेटिव ट्रिगरिंग के लिए। ट्रिगरिंग, ओके ओके, चलिए ठीक है। पॉजिटिव कुछ और नहीं, सही बोला आदित्य आपने ना, थोड़ा सा और हम पास चले जाते हैं। कोई और बता सकता है? एनीवन एल्स, कोई भी? फिर फॉर एग्जांपल फिर हमने सर डाटा दे इसमें दिया अंदर। जी अनश। सर इसको 3 मेगाहर्ट्ज को ऐसे भी समझ सकते हैं सर कि ये 3 मिलियन पर साइकिल्स पर सेकंड पास करेगा। पास करेगा, बिल्कुल ना, कुछ कुछ क्लोज पहुंच के। 3 मेगाहर्ट्ज बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो डाटा प्रोसेसिंग जो होती है ना, सैम्पलिंग रेट जिसे हम बोलते हैं, कि कितने सैंपल्स पर सेकंड वो एग्जीक्यूट, या फिर कहना चाहिए डिकोड करके, एग्जीक्यूट करके, या फिर वो हैंडल आउट कर सकता है। तो 3 इंटू 10⁻⁴ मेगाहर्ट्ज में कितने होते हैं? 0, 10⁻⁶ ओके, 6 बिल्कुल सर। ठीक। 3 इंटू 10⁻⁶ बिट्स ऑफ डाटा वो हैंडल आउट कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। दैट इज व्हाट दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल अबाउट। जैसे आपने ट्रिगरिंग का, तो वो ट्रिगरिंग कितनी स्पीड से कर रहा है बेसिकली, जैसे आपने डिजिटल में, किसने बोला था ये? आदित्य ने, आई थिंक। तो वो ट्रिगरिंग कितनी स्पीड से कर सकता है, वो चीज डिपेंड कर रही थी। तो बेसिकली जो आपकी जो क्लॉक होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इवन ये एक लिमिटेशन भी होती है कुछ सर्किट्स के अंदर, कि भैया इतने से ऊपर आप क्लॉक दोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हम लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कराते हैं उसके अंदर। तो अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी देना चाहोगे तो एक हैंडल आउट हो जाता है, आप दे सकते हैं, बट अगेन वो उसको हैंडल आउट नहीं कर सकता, उसकी कैपेबिलिटी है उसकी इतनी, भैया मैक्सिमम इतने फ्रीक्वेंसी तक काम कर सकता है। इवन आप अपना प्रोसेसर देखोगे ना, जो आप कंप्यूटर्स वगैरह देखते हो, तो उसमें भी आप देखना ये चीज़, कभी आप स्पेसिफिकेशन उठा के देखिए, उसके अंदर भी ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगी कि आप कितने फ्रीक्वेंसी से आप अपना प्रोसेसर वर्क करा रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है कि आपकी डाटा हैंडलिंग स्पीड क्या होती है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन दिस क्लॉक साइकिल। ओके, एंड इट इज कंपैटिबल विद द अपवर्ड कंपैटिबल 8085 जो होता है। सॉरी अबाउट दैट। सो लेट्स कम टू द पिन डायग्राम। हमने बात की थी, कितने पिन की सर आईसी है? जी अनश प्लीज। सर वो 8085 अपवर्ड कंपेटिबल का मतलब क्या अच्छा, था? अपवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि डिफरेंट आईसीज जो आती है, जो 8085 के बाद की जो आईसीज आई है, उसके बाद में हम उसको आपस में इंटरफेस कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 8085 के अंदर जो हम डाटा देते हैं ना, अभी हम पिन डायग्राम देखेंगे, उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जो हम डाटा देते हैं, लेट अस सपोज हमें कीबोर्ड इंटरफेस करना है इसके अंदर, ठीक है। अब कीबोर्ड इंटरफेस जब करना है हमें, तो हम एज इट इज कीबोर्ड इंटरफेस करने में प्रॉब्लम आती है, इतना बड़ा हमारी मैट्रिक्स बनती है कीबोर्ड में, आपने देखा भी होगा ना, कुछ पिंस होती हैं, वो पिंस कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म में निकालते हैं डाटा को। तो क्या करते, हमें क्या चाहिए? एक आईसी चाहिए कीबोर्ड की, एक इंडिविजुअल आईसी आती है, आप उसके अंदर इनपुट देते हो और वो सीरियली डाटा दे देता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। तो वो आईसी इस 8085 के साथ कंपैटिबल है कि नहीं? अगर कंपैटिबल नहीं है तो भैया वर्क नहीं करेगा, अगर कंपैटिबल है तो वो वर्क करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं डाटा आपको लेना है, 8085 के बाद में 8086 प्रोसेसर आया, 16 बिट का प्रोसेसर आया, उसको आपस में कनेक्ट कराना है। हो सकता है 80 ना, एक बहुत बड़ा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है, आपने बहुत बड़ा एक सर्किट बना दिया है और उसमें आपने डिफरेंट आईसीज लगाई है, 8085 भी लगाई है, 8086 भी लगाई है आईसी। तो क्या हुआ,
8085 86 जो आई थी वो 8085 के बाद में आई थी। 16 बिट का आपका डाटा वो हैंडल आउट कर सकती है 8086, जो हम आगे देखेंगे भी। तो आपस में वो जो डाटा कम्युनिकेशन है, यानी डाटा जो भेज सकता है वो उसको ले सकता है कि नहीं दे सकता। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो वो नहीं ले पाएगा। लेट अस सपोज, एक एग्जांपल के तौर पे लेट मी थिंक, हाँ, जैसे आपके मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल्स के अंदर आपके ना कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो अपडेट्स आती हैं, और आपका जो, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन पुराना है तो वो उस अपडेट को मतलब सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता। आपके पास ऐप है बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है, उसने अपडेट नहीं दी, और जो पैचेस डाल के जो सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट कर दिया, उसने क्या किया कि भैया जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड वर्जन हैं उनके साथ उसने कंपैटिबल कर दिया, जो पुराने वर्जन है उसके साथ कंपैटिबिलिटी खत्म कर दी उन्होंने। तो क्या होगा, तो वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा, और जब सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा डाटा कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो ऐप बेकार है। लेट अस सपोज व्हाट्सएप का आप एग्जांपल लेते हैं, सब लोग व्हाट्सएप यूज करते ही हैं। व्हाट्सएप में ना थोड़े थोड़े दिनों के बाद में ना अपडेट्स आती रहती हैं। अगर आप उस अपडेट्स को मतलब अपने फोन में अपडेट नहीं करते हो उस व्हाट्सएप को, तो कुछ टाइम के बाद में ना वो बंद कर देता है। कहते हैं ना, यू मस्ट रिक्वायर दिस, आपको करना ही पड़ेगा अपडेट, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते उस चीज को। सेम थिंग हैपेंस इन हियर आल्सो, कि 805 अपवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये हो गया कि हमारी जो इसके ऊपर की जितनी भी चिप्स है ना, वो इसके साथ आपस में सिंक्रोनाइज डाटा कम्युनिकेशन कर सकती हैं। अगर नहीं कर पा रही हैं तो इट इज ऑफ नो यूज। तो ये एक एडवांटेज है इसकी, कि ना ये पुराना वर्जन होके भी एक नए वर्जन के साथ आपस में इंटरलिंक कर सकता है, आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है, डाटा ट्रांसफर, एड्रेस ट्रांसफर, या फिर कुछ भी आपकी क्लॉक साइकिल भी लेकर, कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि आप सर्किट किस तरह से डिजाइन कर रहे हो, ये चीज आपस में कम्युनिकेट कर सकता है बेसिकली। क्लियर है नश? यस सर, क्लियर। ओके देन, तो लेट्स कम टू द पिन डायग्राम। अफान खालिद, अफान, आर यू देयर? अफान खालिद, रोल नंबर 69, रोल नंबर 69, अफान खालिद। अरे चलिए, इनकी एब्सेंटी मार्क कर देते हैं। रोल नंबर 69 है ना, यस सर भी नहीं बोलते ये तो। 69 एब्सेंट, ओके देन। मोहम्मद साकिब, रोल नंबर 17। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट नहीं, अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं अभी हम, है ना। यस सर। एक चीज बोली थी, 8085 जो होती है वो कितने पिन की ऐसी होती है? व्हाट सर? 8085 है ना, हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम जी जी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जी है ना, इसमें हमने 8085 पढ़ रहे हैं। इसकी जो आईसी होती है वो कितने पिन की होती है? सर 40 पिन, 40 पिन। 40 पिन। कहाँ पढ़ा? 40। कहाँ पढ़ा था आपने? सर पढ़ा नहीं था सर। पढ़ा नहीं था तो कैसे सर याद हो गूगल गया पे है? देखे। अभी गूगल पे देखे? अरे अभी आपके सामने एक आईसी खुली हुई है, इसमें 40 पिन की दिख रही है, गूगल की जरूरत क्या थी, ऐसे ही देख लेते। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। इट इज अ 40 पिन आईसी। अगेन हम इस आईसी में देखते हैं 40 पिनें कैसी कैसी होती हैं। तो हमारी फर्स्ट टू जो पिन्स होती हैं, X1 X2, इसमें हम क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी देते हैं इसके अंदर कि भैया कितने फ्रीक्वेंसी से हमारी माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर सके। अगेन यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, इट इज ऑलवेज द ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, है ना। जितनी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उससे दुगनी फ्रीक्वेंसी का हम क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं X1 X2 में, ये चीज याद रखिएगा। अगेन रीसेट आउट, अगर आपने, आई थिंक इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है कि crystal oscillator is what is the crystal अच्छा, oscillator? इट इज यूज्ड टू जनरेट द फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसीज, है ना, जो आपकी 3 मेगाहर्ट्ज की हमने बात की। Oscillator also can do it sir. crystal oscillator क्या कर रहा है सर? crystal oscillator भी तो सर oscillating frequency। ऑसिलेटर इज आल्सो इज द पार्ट ऑफ, मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर इज द पार्ट ऑफ द ऑसिलेटिंग सर्किट, उसका नाम हमने बोल दिया गया कि क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो हम यूज करते हैं, है ना। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल जो ऑसिलेटर्स होते हैं ना, उसके भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं। आई थिंक आपने एनालॉग्स में पढ़ी होंगी ये चीज। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज ऑसिलेटर्स पढ़ा था, ओके। तो बेसिकली हम ऑसिलेटर ही लगाते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर इज वन ऑफ द पार्ट, है ना। एक छोटा सा आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर्स के अंदर भी, एक ना स्टील का था कुछ, एक ऊपर ना उसकी कैप होती है, कभी देखी है स्टील कैप? सिल्वर कलर की कैप होती है, हल्की सिल्वर नहीं, एल्युमिनियम जो जिसका होता है। यस सर, कुछ देखा है? कभी देखिएगा कंप्यूटर खोल के, वहां पे भी लगा होगा छोटा सा, छोटी सी एक 2 पिन्स होती है उसके अंदर।
तो यू कैन सी, एक बार देखोगे, अगर आपको नहीं क्लियर होता है पढ़िए क्रिस्टल ऑसिलेटर्स होते क्या हैं, अगर नहीं क्लियर नहीं होता वी विल डिस्कस इन द लैब, ठीक है, जस्ट लेट मी नो, बता दीजिएगा मुझे, ओके। ओके सर, ओके। ओके देन, सो अगेन हमारी नेक्स्ट पिन आती है हमारी रीसेट आउट। रीसेट का मतलब कि जितना भी आपने जो आउटपुट जितने भी है उसको आपने रीसेट कर दिया पूरी चीज को ना, तो जो भी आपका जो फ्लश आउट हो गया सब कुछ, यानी जो इनिशियल फैक्ट्री सेटिंग नहीं करेंगे, जितना पावर ऑन की तरफ जब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर जो होगा वो उस कंडीशन में आ जाएगा। SODN SID यानी सीरियल आउटपुट और सीरियल इनपुट पिंस, ये बेसिकली यूज होती हैं, बहुत रेयरली यूज होती हैं, लेकिन ये यूज होती हैं जब आप किसी एक्सटर्नल सर्किट से आप डाटा इन ले रहे होगे या फिर आउट दे रहे होगे। जैसे SODN SID इज यूज्ड फॉर, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे भी कुछ पिंस की हम कि ये क्या पिंस किस तरह से यूज की जाती हैं, वी विल सी दैट थिंग इन द टाइमिंग डायग्राम, जब हम पढ़ेंगे कि हमारी इंस्ट्रक्शंस किस तरह से फैच होती हैं। अभी हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि इन 40 पिंस में क्या क्या होती हैं चीजें। अगेन फ्रॉम पिन नंबर 6 टू पिन नंबर 11 ये सारी इंटरप्ट्स की पिन्स हैं हमारी, जो इंटरप्ट प्रोड्यूस होती हैं। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, इंटरप्ट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेज, इनकी प्रायोरिटीज भी गिवन है, जो हम देखते हैं ये चीज थोड़ी देर में हम देखेंगे उस चीज को, कि अगर हम है ना ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ना 2 इंटरप्ट प्रोड्यूस करनी है, एक इंटरप्ट देनी है, कोई भी मतलब 2 इंटरप्ट देनी है हमें, वो इंटरप्ट्स कभी भी आ सकती है ना, आप डिपेंड करते हैं कि इंटरप्ट्स हैं भैया कभी भी आ सकती है। तो आपने कहा कि भैया जब ये इंटरप्ट आए ना तो ये पिन 5.5 अनेबल हो जाए, आपने कंडीशन दूसरी बार प्रोग्राम में डाली, अगर ये इंटरप्ट आ जाए अगेन ये पिन RST 5.5 अनेबल हो जाए। अब इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या आएगी, इस कंडीशन में प्रॉब्लम आएगी कि दोनों कंडीशन में जो आपने इनिशियलाइज किया वो इनिशियलाइज किया RST 5.5 ही अनेबल हो जाए, एक्नॉलेज इंटरप्ट आ जाए। तो अगेन अब उस 2 इंटरप्ट में से वो किसको एक्नॉलेज करे, माइक्रो प्रोसेसर को ये नहीं पता है ना, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा और वो हैंग कर जाएगा, इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। तो इसीलिए डिफरेंट इंटरप्ट्स प्रोवाइड की गई थी, RST 5.5 एंड इनकी प्रायोरिटीज होती हैं। अब लेट अस सपोज RST 5.5 एंड 6.5 साइमल्टेनियसली इंटरप्ट आ जाती है ना, दोनों इंटरप्ट साइमल्टेनियसली आ गई। अब इनकी प्रायोरिटीज डिफाइंड है कि 5.5 बाद में होगी, 6.5 पहले होगी। तो वो क्या करेगा भैया, 6.5 को RST 6.5 को पहले एक्नॉलेज करेगा और उस पर एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्ट्स को ले लेगा, और 5.5 को बाद में लेगा। लेट अस सपोज एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपने अपने कीबोर्ड को अटैच किया हुआ है अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ और अपने माउस को अटैच किया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, है ना। आपने कीबोर्ड का बटन भी दबाया और आपने माउस का क्लिक भी किया, दोनों बिल्कुल एक्जैक्टली माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं है, सेम टाइम पे आपने क्लिक करा है। अब माइक्रो प्रोसेसर तो भैया एक ही इंस्ट्रक्शन को ले सकता है, दोनों इंस्ट्रक्शन को नहीं ले सकता वो चीज। अब क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी कि आपने कीबोर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी है या फिर अपने माउस को ज्यादा प्रायोरिटी दी है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो उसी चीज को एक्नॉलेज करेगा और दूसरी चीज को बाद में एक्नॉलेज करेगा। तो दिस इज हाउ दिस इंटरप्ट्स वर्क। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 16 बिट ऑफ एड्रेस बस। जैसे मैंने आपको कहा था, डाटा बस जो होती है 8 बिट का डाटा बस होती है और 16 बिट की एड्रेस बस होती है। जितना भी एड्रेस जो हम लेते हैं ना वो हमेशा ही 16 बिट का लेते हैं हम इसके अंदर 8085 के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, मल्टीप्लेक्सिंग ली। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, किसी को पता है? चित्रंजन, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग इज ऑल अबाउट? क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब? नो सर। नहीं पता? ओके, एनीवन एल्स, किसी और को पता है? सर कोई भी डिजायर्ड सर्किट बनाना है बहुत तो सारे मल्टीप्लाई इनपुट्स एंड जस्ट अ मिनट, आउटपुट देते अरे हैं। काशिफ प्लीज, सर आपके पास बाद में आते हैं। ओके सर। काशिफ, यू आर सेइंग समथिंग? सर मल्टीप्लेक्सर सर कोई भी सर कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिससे हम लोग कोई भी डिजायर्ड सर्किट बना सकते हैं। ओके, एनिसार आप क्या कह रहे हो? सर हम लोग जो है सर बहुत सारे इनपुट्स लेते हैं, उसमें से सेलेक्ट लाइन के द्वारा आउटपुट निकालते हैं, एक आउटपुट। बिल्कुल, यानी हम ये सर 2 टू द एक, पावर। जी बताइए। सर मतलब अगर जैसे 2x1 मल्टीप्लेक्सर है तो उसमें 2 इनपुट लाइन रहते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट लाइन रहता है और एक आउटपुट लाइन रहता है। मतलब सर आउटपुट लाइन हमेशा एक ही रहता है, लेकिन 2 टू द पावर n रहता है अगर इनपुट लाइन, तो उसमें n सिलेक्ट लाइन रहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि भाई लेट मी थिंक,
ओके, आपके घर में एक गीजर है, ठीक है, और जो पाइप में जो आपका टैप जो है उसमें गर्म पानी भी आ सकता है और ठंडा पानी भी आ सकता है, लेकिन आपने मिक्सर नहीं लगाया, ठीक है। अब आप जो चेंज ओवर है, बेसिकली टैप एक ही है, आप हॉट की तरफ करते हो पानी की तरफ तो गर्म पानी आता है, और उसको कोल्ड की तरफ करते हो तो ठंडा पानी आता है ना, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती क्योंकि आपने मिक्सर नहीं लगाया हुआ है। एंड दिस इज हाउ द मल्टीप्लेक्सर वर्क्स। सिलेक्ट लाइंस क्या करती हैं, सिलेक्ट कर लेती हैं भैया आपका जो है ना, तो वायर जो है या फिर जो कंड्यूट जो है वो सिर्फ एक ही है, अब वो किस तरह से यूज करना है, उसमें क्या चीज भेजनी है, ये विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्ट लाइंस हम देख सकते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। सेम थिंग हैपेंस इन हेयर ऑल्सो। हमारे पास डाटा बस थी 8, है ना, और एड्रेस एड्रेस जो बस होती है, एड्रेस लाइंस जो होती है, या फिर एड्रेस का जो साइज होता है, जितना भी एड्रेस है वो हमारा होता है 16 बिट्स का। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार डाटा और एड्रेस ना कभी भी एक साथ नहीं चलने का, तो हमने क्या किया, हम डाटा और एड्रेस बस को ना इन्होंने मल्टीप्लेक्स कर दिया। यानी जब आपको एड्रेस बस चाहिए होगा, आपके पास एक पिन है, जैसे आपने सिलेक्ट लाइंस जो आपने बोली थी, एड्रेस लैच एनेबल पिन, ALE पिन जो होती है, जब आपने इसको हाई कर दिया तो भैया ये एज एन एड्रेस बस यूज करेगी। जब इसको ALE पिन को लो कर देंगे, जैसे आपने सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करते थे, एड्रेस पिन को लो किया तो ये एज अ क्या यूज होगा, किस तरह से यूज होगा चित्रंजन, अगर ALE पिन लो है तो? चित्रंजन आर यू देयर? यस सर। अभी अभी तो थे आप। किस तरह से यूज होगा यस अगर सर, ALE पिन लो होगी तो? डाटा बस की तरह। डाटा बस की तरह, बिल्कुल। एड्रेस लैच पिन, क्योंकि एड्रेस लैच नहीं कर रहे हैं, उसको लो कर दिया तो एज अ डाटा बस यूज होगी। तो उसने क्या किया, जब ALE पिन हाई होगी तो A12 से लेकर A19 प्लस A8 से लेकर A15 तक, यानी सॉरी 21 से लेकर 28 पिन, ये एज एन एड्रेस बस होगी। जो हायर एड्रेस है वो हमारा, लोअर एड्रेस जो है वो हमारा इधर आ गया, जो हायर एड्रेस है वो हमारा जो A8 से A15 है वहां पे चला जाएगा। एंड देन दिस इज हाउ दिस एड्रेस लाइन वर्क्स। एंड इट ऑल सी, सब कुछ डिपेंड करता है हमारा ALE पिन के ऊपर, हम किस तरह से इसको यूज करना है अपने एड्रेस लाइंस के ऊपर। नेक्स्ट पिन आती है हमारी VSS। VSS पिन बेसिकली ग्राउंड होती है, कि अगर हम आपको ग्राउंड पिन को, ऑब्वियस सी बात है, हम पावर सप्लाई देते हैं तो ग्राउंड भी देते हैं, अगर आप ग्राउंड नहीं दोगे तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और इट विल नॉट वर्क, प्रॉपर ग्राउंड नहीं होगा। तो उसके बाद में ये पिन तो आपने देख ही लिए हैं। अगेन ALE पिन होगी, एड्रेस लैच एनेबल पिन, जो आपकी एड्रेस लाइन और डाटा लाइंस जो मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह से आप इसको यूज करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। रीड एंड राइट पिन, ये इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, कोई इसका मतलब समझा सकता है? ये RD लिखा है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, बिल्कुल ठीक, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगेन इस कॉम्प्लीमेंट में इस पिन से क्या मतलब हुआ? सर मतलब जीरो को वो इनपुट लेगा सर, जब जीरो देंगे तो उसको इनपुट लेगा। जीरो मतलब देंगे सर लॉजिक लो को वो इनपुट मानेगा और ओके, लॉजिक हाई को वो इनपुट नहीं मानेगा, जिस पे बार लगा रहता है सर वो। एक बार रिपीट करोगे फिर से? सर जिसके ऊपर बार लगा रहता है सर वो लॉजिक लो को इनपुट मानता है, लॉजिक हाई को इनपुट नहीं मानता है। ओके, है ना, इसको बिल्कुल सही बोला, बट इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में आपने बोल दिया। रीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्टिव लो, इट इज एक्टिव व्हेन लो। आपने सही बोला, लेकिन हम उसको दूसरी तरह से रिफ्रेश कर देते हैं इस चीज को। यानी 32 पिन जो है ना, रीड तभी करेगा जब RD पिन को पे ऊपर हम जीरो पास करेंगे, एक्टिव लो है, इट इज एक्टिव व्हेन दिस पिन इज लो। यानी RD पिन रीड, किसी कहीं से भी उसने रीड करना है, कोई भी डाटा चीज रीड करनी है, इंस्ट्रक्शन कुछ भी रीड करना है, जब भी हम इसमें जीरो पास करेंगे तो वो एज एन एक्टिव, मतलब हमें जीरो पास करना होगा तभी वो रीड करेगा डाटा को। अगर यहाँ पर हम 1 पास कर रहे हैं तो वो रीड नहीं करेगा, बिकॉज इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपने बोला, कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर कहीं पे भी हम जो पिन्स होती हैं उस पर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज एक्टिव लो पिन, यानी इट इज एक्टिव व्हेन वी पास जीरो ओवर हेयर। सिमिलरली राइट पिन जो होती है, अगर आपने कहीं पर राइट कराना है किसी भी चीज को तो आपको एक्टिव लो करना है, यहाँ पर आपको जीरो पास करा देना है, एंड देन यू कैन राइट, जहां पे भी आपको जो भी चीज आपने डिफाइन करनी है वहां पे आप डिफाइन करके उसको पास ऑन करा सकते हैं। उसके बाद में आपकी आती है इनपुट आउटपुट मेमोरी।
इट विल बी यूज्ड एज एन, मतलब आपको एड्रेस के लिए तरह यूज किए जाते हैं। क्या तो आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ को डाटा पास कराना चाहते, सिलेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप मेमोरी को सिलेक्ट करना चाहते हो। अगेन अगर आपको 0 कर रहे हो तो ये मेमोरी में जो आपका जो एड्रेस फेच करना है वो, या फिर डाटा प्रोवाइड करना है वो आपको मेमोरी को दे रहे हो आप, मेमोरी के साथ आपका इंटरफेसिंग है। अगर ये एक्टिव हाई है तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ आपकी एक्टिव हाई है। सिमिलरली हमारी एक रेडी पिन, रीसेट पिन, क्लॉक आउट बेसिकली यूज फॉर मतलब आप किसी एक्सटर्नल सर्किट को क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे आपने यहाँ पर क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी से क्लॉक ली, लेकिन अगर आपने कोई और आईसी लगा रखी है और चाहते हो कि भैया जो इसकी कैपेबिलिटी है कितनी क्लॉक दे सकता है ये, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग, वो आप किसी और सर्किट को आप क्लॉक प्रोवाइड कर सकते हो, किसी और सर्किट को फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करा सकते हो। ये इसकी एक एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। होल्ड है, किसी डाटा को आपको होल्ड करना है, होल्ड एक्नॉलेज, यानी आपने होल्ड कर लिया उसका एक्नॉलेज सिग्नल, है ना। एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें तो काफी सारी पिन हम दोबारा से डिस्कस करते हैं इस चीज को। एंड देन वीसीसी, ये +5 वोल्ट पे काम करता है, जैसे कि हमने अभी देखा भी था। एनीवे चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें इसी चीज को हमने थोड़ा सा और डिफाइंड, मतलब एक सेग्रीगेट कर दिया, इस 40 पिन को ना थोड़ा सा अरेंज किया, है ना, काफी, है ना, शफल्ड है, इतनी सारी पिन है, इसको हम कंबाइन कर देते हैं। कौन सी कंट्रोल सिग्नल्स होती है, कौन से स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, वी विल सी दिस थिंग्स एंड अभी थोड़ी देर में वो भी चीज देखते हैं। सो बेसिकली हमारी 21 से 28 पिंस, जो हमारी 21 से 28 पिंस थी, हमारी जो एड्रेस लाइन्स की तरह यूज करते थे, ये बेसिकली हमारी हायर ऑर्डर एड्रेस बसेस होती हैं। यानी जो एड्रेस जो हम ले रहे हैं उसके जो हायर ऑर्डर जो चीज़ है वो हमारा 8 से 15 पे पड़ा होता है। 80 से 87 जो होता है वो हमारा मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डाटा बस, जो कि हमने देखा। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ये हमारे 6 सिग्नल्स होते हैं। ALE सेलेक्ट लाइंस S0 S1, वी विल सी दिस थिंग्स S0 S1 क्या होती है, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इनपुट आउटपुट मेमोरी, क्या आप सिलेक्ट कर रहे हो, रीड एंड राइट, आप कौन सा ऑपरेशन कराना चाह रहे हो, तो दैट इज व्हाट 31 एंड 32 डिसाइड्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था और आगे भी देखते रहेंगे ये चीज जब तक ये चैप्टर चलेगा। So these 6 lines, these 6 pins are used as a control and status signals. Apart from that, we have reset out and clock out. आप किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को आप रीसेट कराना चाहते हो तो एक पिन एक हाई दे सकते हो एंड देन यू कैन रीसेट दी कोई भी आपको सर्किट है। क्लॉक आउट इज यूज फॉर गिविंग द एक्सटर्नल क्लॉक साइकिल टू द, कोई भी आप किसी को भी फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराना चाह रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एक्नॉलेज सिग्नल्स, इन जो एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट है, यानी आपका एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज प्रोवाइड करी और उसने कहा कि हाँ हमें मिल गई। आपने जब मेल करते हो ना तो आप नीचे एक लाइन भी लिखते हो, काइंडली एक्नॉलेज इट, यानी आप एक्नॉलेज कर दो, हाँ भाई मुझे मेल मिल गई है और मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया ये चीज। तो दिस इज हाउ द इंटरप्ट एक्नॉलेज एंड होल्ड एक्नॉलेज वर्क। 2 पिन्स होती हैं जो एक्नॉलेज सिग्नल्स की होती हैं। जब आप INT यानी इस 10 नंबर पिन के साथ जब इंटरप्ट देते हो तो उसके लिए ही इंटरप्ट एक्नॉलेज दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती है। इंटरप्ट दी, इंटरप्ट एक्नॉलेज कर ली, होल्ड दिया सिग्नल की भैया माइक्रो प्रोसेसर को पॉज कर दीजिए, होल्ड दिया, होल्ड एक्नॉलेज कर लिया। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, ये आपकी इंटरप्ट्स होती हैं बेसिकली। ट्रैप, RST 5.5, 6.5, 5.5, इंटरप्ट, रेडी, होल्ड एंड रीसेट इन, दीज आर द एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स जो होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीरियल इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स, SID एंड SOD, जो आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ अगर आपको कम्युनिकेट कराना है तो दीज पिन्स आर यूज्ड ओवर देयर, SID एंड SOD पिन्स। सो लेट्स सी, अब ये सारी पिन्स पे जाने से पहले, है ना, अब हम देखते हैं कि हमारी इंटरनली जो होती हैं डाटा बस, हमारी जो इंटरनली ये इंटरनल कनेक्शंस जो होते हैं ना वो डिफरेंट बसेस के साथ होते हैं। सो हमारी 3 तरह की बसेस होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के चिप के अंदर जो हम बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द एड्रेस बस, सेकंड वन इज द डाटा बस एंड द थर्ड वन इज द कंट्रोल बस, है ना। ये अगेन ये जो बसेस होती हैं ये बेसिकली आपकी इंस्ट्रक्शंस को, मेमोरी को, या फिर इनपुट आउटपुट जो भी आपका डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या फिर दे रहे हो किसी भी पिन के ऊपर, तो उनको ना इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए यूज की जाती है। तो फर्स्ट वन इज द एड्रेस बस, इट्स यूनिडायरेक्शनल बस। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है साकिब, मोहम्मद साकिब? एक ही डायरेक्शन में वो। रोल नंबर 17, नाम भी है ना, रोल नंबर 17 जो अभी अभी आए हैं। जी सर, यस। कहाँ चले गए थे, इतनी देर से क्यों आए हो? नहीं सर, अभी जस्ट 2 मिनट के लिए कट गया था सर, मेरा अच्छा, नेटवर्क इशू आ रही है, बार बार आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, चलिए।
यूनिडायरेक्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ? एड्रेस बस जो माइक्रो प्रोसेसर का है, एक ही डायरेक्शन में पास करेगा। ओके, बिल्कुल ठीक। रोल नंबर 19 सही बोला इन्होंने? यस सर। ओके, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कहना चाह रहे थे? सेम। सेम? अरे नाम सेम है तो आंसर भी सेम। चलिए, ओके, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि भैया जो एड्रेस है ना, जो एक्सेस है ना, वन वे ही है। अगर आप अपोजिट तरह से आप एड्रेस मेमोरी से वापस पास करना चाहोगे तो आप नहीं पास कर सकते उस चीज के लिए। तो इट इज यूनिडायरेक्शनल बस आइडेंटिफाइंग पेरिफेरल और द मेमोरी लोकेशन, है ना, किस किस लोकेशन से आपको डाटा या फिर आप कुछ भी उठाना है वहां पे, या फिर मेमोरी एड्रेस उठाना है या फिर डाटा उठाना है, फेच करना है, वो आप एड्रेस बस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। डाटा बस अगेन डाटा टू एंड फ्रो होता है, मूवमेंट होती है, तो इट इज एन बाई डायरेक्शनल बस, यानी आप डाटा को ले भी सकते हैं एंड भेज भी सकते हैं जो इस बस के थ्रू, डाटा बस के थ्रू, एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा। थर्ड वन इज द कंट्रोल बस, है ना, जो कंट्रोल सिग्नल्स थे जो हमने देखे थे यहाँ पे ना, इंटरप्ट सिग्नल्स हो गए, एड्रेस लैच एनेबल, रीड राइट सिग्नल्स, दीज आर ऑल द कंट्रोल सिग्नल्स जो होती हैं, एंड दिस इज सिंक्रोनाइज सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स। इनको प्रोवाइड करने के लिए कि भाई आप इनको पास ऑन करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल बस आती है। अब हमें इन तीनों बसेस की नीड क्यों पड़ी? हम एक बस से भी काम चला सकते थे, लेकिन बट व्हाई वी नीड दिस थ्री बसेस? कोई बता सकता है? एनीवन कि व्हाई वी नीड? व्हाट इज द क्वेश्चन सर? क्वेश्चन ये है, हमने तीन तरह की बसें पढ़ ली, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। हम एक बस भी यूज कर सकते थे, हमने तीन बसेस क्यों यूज करी? खाम खा में हमने Each type of bus has been required mainly in the power system analysis and in the microprocessor and in the electrical systems whole sir. सर एड्रेस बस का अपना काम है सर। सर वो यूनिडायरेक्शनल है सर, वो पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन को डिटरमाइन करता है। सर डेटा बस सर मेनली बाई डायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि सर हमें मेनली उससे रिफर करना पड़ता है कि कितना टाइप का डेटा इधर से टू वे से ट्रांसफर होके उसके पास आता है और एक्सचेंज होता है। सर कंट्रोल बस का भी सर वैसे ही अलग अलग वर्क होता है सर। बेसिकली सर वही है। चलिए, अब इसमें ना एक क्वेश्चन मैं थोड़ा डाल देता हूँ, थोड़ा बता के, कि बाई डायरेक्शनल बोला, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये नहीं है कि ना इट्स अ टू वे लेन, है ना, या तो जाएगा या फिर आएगा डाटा। डाटा बस में बाई डायरेक्शनल का मतलब इस मीनिंग ये है यहाँ पर। अगेन, अब या तो जा रहा है या फिर आ रहा है, तो हम डाटा बस को एड्रेस बस की तरह यूज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, है ना, प्रोग्राम इस तरह से करके। कैन वी यूज? यस सर। कर सकते हैं। अच्छा, फिर डाटा बस को हम कंट्रोल बस की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो? नहीं 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 सर। क्यों? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा? चलिए, ये क्वेश्चन है एक, है ना, अच्छी तरह से आंसर इसका ढूंढिएगा, हम वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। आप ही लोग आंसर बताएंगे इस चीज का। आपके पास तीन बसेज हैं, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, ये भी हम बता देते हैं, और इवन एग्जाम में भी नहीं आएगा। दिस इज फर्स्ट जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी कि एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस की जगह अगर हम एक बस यूज करना चाहें, है ना, सिर्फ डाटा बस ही यूज करना चाहें तीनों चीजों के लिए, तो भैया हम डाटा बेस यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, लेकिन हम फिर भी यूज नहीं करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट थिंग? ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर, यस सर। Okay, then, चलिए, तो लेट्स कम टू द 8085 आर्किटेक्चर। हमारा उसी चीज को हमने, है ना, डिफरेंट वे को समझने के लिए हमने आर्किटेक्चर में डिफाइन किया कि 8085 को ना हमने डिफरेंट पार्ट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पूरे के पूरे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर जो होता है। चलिए, हम आर्किटेक्चर में देखते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे रजिस्टर्स हैं, बी सी डी ई एच एल, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एड्रेस, लैच। ये हमारे रजिस्टर्स हैं दैट इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस और द डाटा। हमारे पे ये पास जो 6 रजिस्टर्स होते हैं, बी सी डी ई एच एल, रागिब ये कितने बिट के हैं? यस सर। बी सी डी ई एच एल जो रजिस्टर्स हैं ये कितने बिट के होते हैं, यानी कितने
कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं या फिर एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, कितने बिट का अपने अंदर? सर मैक्सिमम 8 बिट का ही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, 8 बिट का कर सकते हैं। और अगर हमें 16 बिट का कराना हो तब क्या करें, पता है क्या कर सकते हैं हम, कुछ आइडिया? सर एक और पेयर ऑफ रजिस्टर लेना। एक और यस सर, एक पेयर ऑफ रजिस्टर पेयर ऑफ रजिस्टर इंस्टॉल कर सकते हैं सर। इंस्टॉल कर सकते नहीं हम, है ना? ये एक लिमिटेड है माइक्रो प्रोसेसर में, आप ना ये आप आर्किटेक्चर चेंज नहीं कर सकते आप इस चीज़ का ना। आपने सही बोला, कुछ हद सही पहुंच रहे थे लेकिन बीच में आप ना डेविएट हो गए। हम पेयर ऑफ रजिस्टर यूज कर लेते हैं। अगर आपको ना 16 बिट का डाटा यूज करना है, 16 बिट का डाटा या एड्रेस लाइन यूज करनी है ना, तो हम एड्रेस पेयर यूज करते हैं, बीसी यूज कर लेते हैं, एक साथ यूज कर लेंगे बीसी को, डीई को एक साथ यूज कर लेंगे, एचएल को एक साथ यूज कर लेंगे। तो हमारा भैया 8 बिट की जगह हमारा 16 बिट का रजिस्टर पेयर यूज कर लेते हैं कि हमारी एलएसबी चली जाएगी सी में। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर, कि उसको आपने जो सर इंस्ट्रक्शन सेट लिखने बोला था उसमें भी बहुत बार ये वर्ड आया था, क्या आप सर पेयर अभी आपने बोला सर रजिस्टर पेयर। सर ये रजिस्टर पेयर से मतलब सर होता क्या है सर? रजिस्टर तो सिंगली एग्जिस्ट करता है, हमें पता था। बिल्कुल, रजिस्टर सिंगली एग्जिस्ट करता है, लेकिन रजिस्टर हमारा बी कितने बिट का रजिस्टर है? 8 बिट का। हाँ यस सर। अब मान लीजिए हमारा डाटा जो है ना वो है 16 बिट का। अब क्या करा जाए, लेकिन हमें तो स्टोर कराना है। हम क्या करेंगे, उस डाटा को ना तोड़ देंगे, 8 बिट 8 बिट में और ब्रेक कर 8 देंगे बिट, उसको। है ना? बिल्कुल ठीक। और हमने क्या किया, 8 बिट का डाटा डाल दिया बी में और 8 बिट का डाटा डाल दिया सी में। तो जब हम एक्सेस करेंगे तो हम बीसी को एक्सेस कर सकते हैं कि भैया हमारे पास दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा 16 बिट का डाटा हो जाएगा। तो दैट इज हाउ दिस रजिस्टर पेयर वर्क्स, है ना? बीसी डीई एचएल, बीई नहीं करेंगे अब, हमेशा बीसी डीई और एचएल पेयर ही होगा, ठीक है? तो दिस इज हाउ दिस रजिस्टर पेयर वर्क्स। एक चीज और, अगर बाय डिफॉल्ट आपको कुछ रजिस्टर पेयर नहीं दिया होता, जैसे मैंने एक्यूमुलेटर की बात की थी ना, बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दिया होता तो मान लीजिए एक्यूमुलेटर ही यूज कर रहे हैं हम और वही यूज होता है। बाय डिफॉल्ट अगर आपको रजिस्टर पेयर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ही एचएल पेयर यूज किया जाता है। जस्ट अ मिनट, तो हमेशा ही एचएल पेयर यूज करते हैं अगर नहीं गिवन है कोई आपको रजिस्टर पेयर अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड किया गया है। तो ये चीज याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैक पॉइंटर। स्टैक का मतलब पता है क्या होता है इंग्लिश में? Yes, sir. It is a LIFO structure, sir, in which LIFO structure, sir, in which the last element will be the first one to go out. ओके, दैट LIFO. डिपेंड्स, है ना? इसमें कुछ सही भी हो, कुछ गलत भी हो, और इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी जो हम बाद में आने वाले तो आपने पहले सर बोल दिया। जो डेटा हम इसमें पहले लास्ट में भेजेंगे सर वही पहले बाहर आएगा, और ये सर एक अरेंज्ड वे ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, चलिए हम उस पे भी आते हैं, आपकी बात वाले पे, है ना? उसमें आपने काफी सही बोला, कुछ आपने गलत बोला। स्टैक पॉइंटर का मतलब बेसिकली यूसेज किया जाता है। स्टैक पॉइंटर होता क्या है? कई बार क्या होता है आपका प्रोग्राम में ना, आपने अपने प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस डाल दिया आपने, ठीक अच्छा है? सर, पॉइंटर है, हम मैंने देखा नहीं था। हाँ, कुछ आपने फंक्शन डाल दिया आपके अंदर, है ना? आपके वाले भी पॉइंट पे आते हैं रहमान। अब फंक्शन जब आपने डाले तो फंक्शन क्या करता है, जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो सडनली वो जंप करके किसी और फंक्शन को कॉल कर लेता है अपने पास, या फिर वहां पे चला जाता है। अब जो करंट एग्जीक्यूशन है तो वहां पे पॉज हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? यस सर। करंट एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगी बिकॉज आपका एक प्रोग्राम चल रहा है और सडनली, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अभी आपकी माइक्रोप्रोसेसर की क्लास है, सेकंड क्लास कौन सी है? सर इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की, बिल्कुल ठीक। माइक्रोप्रोसेसर चल रहा है, हमारा टाइम पूरा हो जाता है 10 बजे, है ना? अब क्या किया, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया 805 आर्किटेक्चर के ऊपर, भैया हम यहाँ पे पॉज कर जाते हैं। अब आपने इलेक्ट्रिक ड्राइव्स पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है? अब हमारा सिलेबस या फिर यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोग्राम, है ना? हम माइक्रोप्रोसेसर हमें पढ़ना है इसके आगे भी। अगर हमारे पास टाइम होता 10 बजे के बाद का तो हम पढ़ सकते थे, लेकिन अब बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं थी, 10 बजे की वो भी इंपॉर्टेंट क्लास है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स भी पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल के बंदे हो, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? तो आपने इलेक्ट्रिक ड्राइव्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब ये 8085 जहाँ पे हमने पॉज किया था, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे,
आपका माइंड है, आपका माइंड कहीं ना कहीं उसको पॉज करके रखेगा ना, या नहीं रखेगा, या फ्लश आउट यस कर देगा? रखेगा, बिल्कुल ठीक। तो वो कहीं ना कहीं किसी एक दूसरी मेमोरी में जाके ना राइट कर देगा उस चीज को कि भैया ये ठीक है, अब हम वेडनेसडे को वापस आएंगे 11 बजे, और 11 बजे वहीं से दोबारा से हम स्टार्ट कर देंगे उसी 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 जहाँ पे हमने लीव आउट किया था। तो क्या किया, स्टैक पॉइंटर ना उसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पॉइंट आउट करता है। ह्यूमन में बहुत अच्छी बात है कि है ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मशीन्स के अंदर जब तक हम बताएंगे नहीं ना, वो कुछ नहीं करेगा, है ना। आप कुछ भी कह दो, कहते रहो उसको, जब तक आप उसको करने के लिए नहीं कहोगे वो कभी नहीं करेगा अपने आप, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, अनलेस अनटिल आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग यूज कर रहे हो, तो जब तक आप नहीं बताओगे वो नहीं करेगा। तो स्टैक पॉइंटर यही क्या करता है कि आपने कुछ नया फंक्शन कॉल किया किसी मेन प्रोग्राम के अंदर, अब उसने जो चीज वो एग्जीक्यूट कर रहा था उसको वहां पे रोकनी पड़ेगी। अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि डाटा बस भी इंटरनल मतलब डाटा बस, एड्रेस बस, जहाँ पे वो या फिर रजिस्टर्स जो भी कुछ है उसको हमने यूज करना है वापस। तो अगर हम उसको क्या करते हैं, जो डाटा आपके पास पहले पड़ा हुआ है उसको हम एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाके ना राइट कर देते हैं, और अपनी जितनी भी रजिस्टर्स हैं, बसेज हैं, उसको फ्री अप कर देते हैं कि जो फंक्शन या फिर जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो आपने पढ़नी है, आप अपना पूरा कंसंट्रेट ना उस पर कीजिए, है ना। जब हम वापस वापस मेन फंक्शन में आएगा तो हम वहां से पिकअप करके रिज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टैक पॉइंटर उसी एड्रेस को पॉइंट आउट करता है कि भाई आपने राइट कर दिया है, अब आप वहां से डाटा उठा लीजिए वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, है ना। ये एक सिनेरियो है, बेसिकली एक टेम्पररी स्टोरेज होती है जहां पर आपका डाटा कुछ टाइम के लिए आप पॉज करते हो, रखते हो वहां पर, और स्टैक पॉइंटर उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। अब जैसे अभी आपने बोला था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, या फिर आप किस तरह से डाटा एग्जीक्यूट करना चाहते हो, या तो लिफो प्रिंसिपल फॉलो करेगा या फिर FIFO प्रिंसिपल फॉलो करेगा, दैट डिपेंड्स। और स्टैक पॉइंटर उस एड्रेस को, यानी ना जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो एड्रेस भी हुआ कुछ, जिस एड्रेस पे मेमोरी लोकेशन पे आपका डाटा सेव हुआ होगा, उस मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट आउट करता रहता है, और वहां से वो एक एक करके फैच करना स्टार्ट कर देता है जब आप प्रोग्राम वापस रिज्यूम करते हो। आई थिंक क्लियर है ये स्टैक पॉइंटर का फंक्शन क्या होता है, क्या कैसे वर्क करता है। यस सर। किसी को डाउट नो सर। नहीं है? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, इसी के अंदर ये हमारा स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है, बिकॉज इसके अंदर क्या जारी होती है, 16 बिट का क्यों होता है ये? सर रजिस्टर पेयर नहीं, रजिस्टर पेयर नहीं है, पूरा एक ही रजिस्टर है और 16 बिट का है। अभी किसी ने बोला था कुछ, क्यों? एड्रेस जो प्रोग्राम इसके पास एड्रेस जाएगा। एड्रेस बस, बिल्कुल, बिकॉज वी यूज दिस एज एन एड्रेस बस, और हमारा एड्रेस एड्रेस कितने बिट का होता है? हमेशा ही 16 बिट का होता है, इसलिए हम ये बिल्कुल, इसलिए हमारा स्टैक पॉइंटर जो होता है बेसिकली हम 16 बिट का यूज करते हैं। एनीवे नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम काउंटर। कभी सुना है या फिर अभी हमने बोला अभी तक प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? क्या करता है सर क्या कीप्स होता द ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन। कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे बेसिकली प्रोग्राम काउंटर के अंदर ना जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है ना, आने वाली इंस्ट्रक्शन, भविष्य की इंस्ट्रक्शन जो आपके प्रोग्राम में लिखी हुई है, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर होल्ड करके रखता है। तो इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस होल्ड करने का फायदा क्या हुआ, कोई बता सकता है? स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी, रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम। बिल्कुल, रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम, है ना, कि जब खत्म हो तभी स्टार्ट करें, है ना। वो टाइम लेगा, पहले हम ना एड्रेस लें, फिर उसको डिकोड करेंगे, फिर फैच करेंगे, तो हमारा फैचिंग का टाइम जो है ना बेसिकली, है ना, जो हम एड्रेस ले रहे हैं उसका टाइम हमारा थोड़ा सा बच जाता है। तो प्रोग्राम काउंटर का काम यही होता है कि आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली होती है उसका एड्रेस वो होल्ड करके रखता है। ओके, इसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेसलेस, ये आपका बेसिकली काउंटर की तरह करता है कि आपका जो नेक्स्ट एड्रेस है ना, इंक्रीमेंट कर दो, अच्छा अब हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट एड्रेस आ जाए। अगेन जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि हर चीज आपको डिफाइन करनी है, आपको कब एड्रेस चेंज करना है, कब इंक्रीमेंट करना है, कब डिक्रीमेंट करना है, कब फैच करना है, कब किस बस को एज एन एड्रेस बस यूज करनी है, कब उस बस को आपको डाटा बस यूज करनी है, ये सब कुछ आपने डिफाइन करना है। माइक्रो प्रोसेसर को कुछ नहीं पता, है ना, छोटा सा बच्चे की तरह है, जो आप सिखाओगे वो वही सीखेगा और वही बोलेगा, उसके अलावा आप कुछ भी बोलने को बोलोगे ना वो कभी नहीं बोलेगा। सो ये आपका
इंक्रीमेंट करता है, जैसे एग्जीक्यूशन हुआ इंक्रीमेंट काउंटर जो एड्रेस लैच होती है वो उसको इंक्रीमेंट करेगा और आपका नेक्स्ट एड्रेस फैच हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर से। ओके, उसके बाद में हमारा एक्यूमुलेटर आता है। एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है? यस, एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है लाइबा? 8 बिट। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। लाइबा आप बता दीजिए ये एक्यूमुलेटर करता क्या है? लाइबा कुरैशी, लाइबा कुरैशी, रोल नंबर 16। यस सर। उठ जाओ, 10 बज गए अब तो। जी बताइए। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, कोल्ड है। एक्यूमुलेटर बता सकते हो? चलिए आई थिंक कोल्ड है तो एक्सक्यूज दे देते हैं आपको। राजीव कुमार, राजीव रोल नंबर 68, राजीव कुमार रोल नंबर 68। अरे जल्दी जवाब दे दिया कीजिए। यस सर। बताइए एक्यूमुलेटर क्या करता है? कई बार बोल चुके हैं हम सर पहले। एक्यूमुलेटर को जब हम कोई भी इनपुट देते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग होता है वो एक्यूमुलेटर में ही होता है, प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट भी वहीं आता है। आउटपुट भी वहीं आता है। इसको थोड़ा और रिफाइंड करके कोई बोल सकता है? रिजवानुल अंसारी। यस सर। अच्छा ऐसा शाम आप बताइए। यस सर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, to gather the number and quantity, something like that. नहीं नहीं नहीं, गलत बोल दिया आपने। सर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है सर ये फॉर एग्जांपल हमने कोई डाटा इनपुट दिया अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन ये करता है सर, परफॉर्म करता है। बिल्कुल ठीक है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस यानी। Sir, can I answer? प्लीज। Sir, all the main types of arithmetical, logical, data transfer functions, and machine language learning instructions, input-output instruction functions have occurred in the accumulator, and some of the output has been stored in the accumulator, and some of the output has been passed away to the registers, which is given as an input or output to them. ठीक है, इसमें आपने पार्शली आपकी डेफिनेशन सही भी है, पार्शली रॉन्ग भी है ना। ओके, एक्यूमुलेटर जैसे आपने सबने बोला है ना, जितना भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो होता है ना वो सारा एक्यूमुलेटर के अंदर ही परफॉर्म होता है, कहीं और परफॉर्म नहीं होता है ना। जैसे आपने देखा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के साथ कनेक्टेड है, तो दैट्स वाई ये हमेशा इसमें यही चीज परफॉर्म होगी। और इवन अगर आपको बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बोला 16 पेयर का बिट है ना, एचएल पेयर होती है, अगर आपका 8 बिट का है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर ही यूज होगा अगर 8 बिट का है। अगर आप अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड है, फाइनल जो डाटा स्टोर होता है वो भी एक्यूमुलेटर के अंदर होता है, जैसे आप लोगों ने ये चीज बोली। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे आपने डाटा ट्रांसफर की बात की, डाटा ट्रांसफर जरूरी नहीं है, डाटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर पेयर भी हो सकता है, बी और सी के बीच में भी हो सकता है कि आपने बी का डाटा सी में कॉपी करना है, मूव करना है, तो एक्यूमुलेटर का रोल नहीं होगा उसमें, वो डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद में कुछ टेम्परेरी रजिस्टर्स आते हैं, है ना, जो टेम्परेरीली आपको डाटा होल्ड करना है, कोई भी चीज आपने होल्ड करनी है। डाटा सपोज एक्यूमुलेटर के अंदर कोई डाटा है और बी रजिस्टर के अंदर कोई डाटा है, अब क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर और बी का डाटा ऐड होगा और एक्यूमुलेटर में सेव होगा। अब एक इंस्टेंट आएगा कि एक्यूमुलेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया डाटा मैं होल्ड करूं, जो डाटा रखा है वो रखूं या फिर ऐड करूं, तो क्या वहां पे रोल आता है आपका टेम्परेरी रजिस्टर्स का। टेम्परेरी रजिस्टर क्या करते हैं, टेम्परेरीली उसको डाटा को होल्ड कर लेते हैं, भैया एक्यूमुलेटर का डाटा आप होल्ड कर लीजिए और ऐड करके एक्यूमुलेटर में पेस्ट कर दीजिए। दैट इज हाउ दिस वर्क्स। अगेन फ्लैग रजिस्टर्स, ये फ्लैग रजिस्टर हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, थोड़ी देर में आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे कि फ्लैग रजिस्टर क्या करते हैं। इसके बाद में आपके इंटरप्ट सिग्नल्स आते हैं, जो हमने देखा हमारे जो 6 टाइप्स के इंटरप्ट्स होती हैं उसकी प्रायोरिटीज भी होती हैं। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिग्नल्स, ये बेसिकली आपका एक्सटर्नल सर्किट से अगर आपको कंट्रोल करना है या फिर कंट्रोल करना है या फिर डाटा लेना है, दैट इज व्हाट दिस इनपुट आउटपुट कंट्रोल SID SOD इज यूज्ड फॉर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द कंट्रोल सिग्नल्स, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, जो आपकी बेसिकली है ना डिफरेंट इस माइक्रोप्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर आप कंट्रोल सिग्नल्स लिए जाते हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस को प्रोवाइड कराने के लिए। दिस इज हाउ दिस 80 basic of the 8085 architecture is all about. Okay, in the next lecture we will study again, है ना, इसको थोड़ा सा और उसमें पढ़ेंगे एंड देन थोड़ी सी हम स्पीड अप भी इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, बिकॉज है ना आई थिंक मैंने इसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर ही बहुत सारी स्लाइड्स बना दी हैं और है ना, और आई थिंक काफी लिमिटेड है ये चीज आपका। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस देन आई विल लेट यू लीव। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, है ना, इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, लैब में कभी हम उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, अगर इंस्टेंटली डिस्कस नहीं करें, है ना, हो सकता है कि मुझे वो आपका आंसर भी नहीं पता हो। चित्रंजन कुमार तिवारी।